नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। आज हम लोग समझने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो क्या है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास क्या है? जेंडेन की एक परिभाषा है। जेंडेन की एक परिभाषा है जो मोरल डेवलपमेंट को डिफाइन करती है। उसका ये मानना है कि नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है। नैतिक विकास से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिनके सहारे बच्चे उन नियमों को सीखते हैं जो उन्हें दिए गए व्यवहार को सही और दूसरे के गलत व्यवहार का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो कहने का क्या मतलब है? इस परिभाषा से ये समझ में आता है कि जो नैतिक विकास है वो सही और गलत के मध्य अंतर करना सिखाता है। और इसके साथ साथ नैतिक विकास जो है एक प्रोसेस है, एक डेवलपमेंट है, जो जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है तो बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चे जो हैं जिस तरीके से सही और गलत के विषय में चिंतन करना सीखते हैं, उस प्रक्रिया का नाम ही क्या है? नैतिक विकास है। आज हम लोग समझने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसका परिष्कृत रूप क्या किया? प्रस्तुत किया। यानी कि इनके द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है वो पियाजे के सिद्धांत का परिष्कृत रूप है। पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है, जो ये मानता है कि किसी भी बालक में जो नैतिक विकास होता है या तो उसके खुद की इच्छा से होता है या संस्कृति के प्रभाव से होता है। कोहलबर्ग ने विभिन्न आयु वर्ग के जो बालक थे उनको बहुत सारी कहानियां सुनाई और कहानियां सुनाने के बाद उनके सामने नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया और उन्होंने देखा कि बच्चे अपने संज्ञानात्मक विकास के द्वारा अपने कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पर उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। छोटे बच्चों द्वारा दिए गए उत्तर जो होते हैं वो अलग होते हैं और बड़े बच्चों के द्वारा जो उत्तर दिए जाते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे सबसे पहले है नैतिक दुविधा। ये नैतिक दुविधा क्या है? ये मोरल डिलेमा क्या है? देखिए, जब हमारे सामने सही और गलत उनके बीच संघर्ष की स्थिति होती है, उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक द्वंद्व की स्थिति होती है, जब हमें दो में से किसी एक को चुनना होता है और हम दोराहे पर खड़े हुए होते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? वो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति, वो द्वंद्व की स्थिति, वो संघर्ष की स्थिति कहलाती है नैतिक दुविधा। जब हम नैतिक रूप से फंसे हुए होते हैं कि हम इसे चुने या इसे चुने, यानी कि जब हमारे सामने प्रश्न होता है व्हाट डू आई डू, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं जब हम व्हाट टू डू का प्रश्न जब हमारे सामने होता है, हम क्या करें ऐसी स्थिति में, तो वो नैतिक दुविधा होती है। नैतिक तर्कणा क्या है? मोरल रीजनिंग क्या है? सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना, यानी कि चुनने की प्रक्रिया। किसी एक का जब हम चयन कर लेंगे अपने मोरल रीजनिंग के द्वारा तो हम इस स्थिति से क्या हो जाएंगे? उबर जाएंगे। जैसे मान लिया हमारे सामने एक विकल्प ए है, एक विकल्प क्या है? बी है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ए विकल्प को चुने या बी विकल्प को चुने। हम यहाँ पर क्या है? दो राहे पर खड़े हुए हैं कि अगर हम ए को छोड़ते हैं तो बी चला जाएगा और बी को अगर चुनते हैं तो ए चला जाएगा। तो किसी एक को चुनने में यहाँ पर हम हिचकिचाने की स्थिति में हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये नैतिक दुविधा है या हम कह सकते हैं मॉरल डिलेमा है। ठीक है, यहाँ पर हम फंसे हुए हैं। और जब हम अपने तर्क के आधार पर, जब हम अपनी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पर, अपनी तर्कणा के आधार पर क्या कर लेते हैं? किसी एक को चुन लेते हैं। मान लिया हमने क्या कर लिया? ए का चुनाव कर लिया, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? नैतिक तर्कणा कहेंगे, मोरल रीजनिंग कहेंगे। कोहलबर्ग ने
विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुनाई और उनके सामने नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया। उनके द्वारा जो कहानियां सुनाई गई उनमें से एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, जिसे हम लोग कहते हैं हिंज डिलेमा, हिंज की दुविधा की स्थिति। तो कौन था हिंज? हिंज जो था वो एक निर्धन व्यक्ति था यूरोप का। उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसे दवा की आवश्यकता होती है, और उसे जो असाध्य रोग होता है उसकी जो दवाई होती है एक ही चिकित्सक के पास होती है। अब हिंज उसके पास जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो दवाई दे दीजिए और मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। तो चिकित्सक जो है उस दवाई के लिए बहुत सारे पैसे चार्ज करता है कि ये दवाई मैंने इजाद की है, इसलिए ये मेरा नैतिक आधार है कि मैं इसके लिए कितने भी पैसे आपसे मांगूं, मैं आपको ये फ्री में नहीं दे सकता या अभी नहीं दे सकता। तो वहां पर हिंज के सामने ये दुविधा की स्थिति है कि वो क्या करे। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो चिकित्सक के द्वारा मांगे गए जो पैसे हैं वो दे दे और दवाई को ले ले। तो वो क्या करता है, उसके सामने जब कोई विकल्प नहीं होता है, फंसा हुआ है कि क्या करे, यानी कि वो नैतिक दुविधा में है, तो वो क्या करता है, अपनी कॉग्निटिव मैच्योरिटी के आधार पर ये चुनाव करता है कि वो चोरी करेगा, और वो उस दवा को क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है और अपनी पत्नी की जान बचाता है। अगर यहाँ पर पियाजे के अनुसार हम लोग देखें तो पियाजे कहता है कि किसी भी व्यक्ति में जो नैतिक विकास होता है वो या तो उसकी खुद की इच्छा से होता है या संस्कृति के प्रभाव से होता है। लेकिन इस हिंज के डिलेमा में अगर हम लोग देखें, हिंज की कहानी में देखें, तो हिंज जो है ना तो चोरी करने की उसकी इच्छा है और ना ही उसकी संस्कृति उसको ऐसा करने का आदेश दे रही है। यहाँ पर वो अगर हम लोग देखें तो मजबूरी बस क्या करता है, चोरी करना चुनता है। तो पियाजे ने यहाँ पर नैतिक विकास का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया है उसके कुछ स्टेजेस और लेवल बताए हैं। आइए, तो 3 जो है स्तरों में बांटा है कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को। 3 अवस्थाएं हैं, 3 लेवल हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा जब भी ये आ जाए, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन में अलग अलग हो सकता है। तो 3 लेवल हैं, इंग्लिश जरूर देख लीजिएगा कि लेवल पूछ रहा है या स्टेजेस पूछ रहा है। 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। हर लेवल में 2-2 स्टेजेस शामिल हैं आपकी। कौन कौन सी हैं देखिएगा। पूर्व परंपरागत स्तर या प्री कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 वर्ष, परंपरागत स्तर यानी कि कन्वेंशनल लेवल 10 से 13 वर्ष, ये पश्चिम परंपरागत स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 13 वर्ष से अधिक आयु वर्ग। तो यहाँ पर जो पूर्व परंपरागत स्तर है आपका, ये क्या है आपका पूर्व परंपरागत स्तर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बच्चा 4 से लेकर के 10 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको जब कोहलबर्ग ने कहानियाँ सुनाई नैतिकता से संबंधित, तो उन्होंने देखा कि उनके द्वारा दिए गए जो प्रश्न हैं वो पूरे तरीके से जो हैं वो किस पर आधारित होते हैं। बच्चों को यहाँ पर सामाजिक नियम जो होते हैं उनका बोध नहीं होता है। सामाजिक नियमों से पहले की ये अवस्था है। यहाँ पर जो नैतिकता है उसका अर्थ बालक जो होते हैं पूरे तरीके से जो भी परिणाम मिलेगा, अच्छा या बुरा, तो भौतिक परिणामों में निहित होती है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर अच्छी है या बुरी है तो वो इस बात पर डिपेंड करती है कि रिजल्ट कैसा मिलेगा। अगर परिणाम अच्छा मिला किसी काम को करने से तो वो चीज़ अच्छी है नैतिक रूप से, और बुरा मिला तो इसका मतलब वो क्या है, बुरी है। बच्चों को यहाँ पर जो सामाजिक नियम होते हैं, जो भी सांस्कृतिक नियम होते हैं, तो उनका बोध जो है वो नहीं होता है। यानी कि बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान यहाँ पर नहीं होती है। सही क्या है, गलत क्या है, इन चीज़ों की व्याख्या अगर बच्चे करेंगे तो किस आधार पर करेंगे, जो परिणाम मिलेगा, जो उनको दंड या पुरस्कार मिलेगा, इसके आधार पर बच्चे जो हैं नैतिकता को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। यानी कि ये सामाजिक नियमों से पहले की अवस्था है जहाँ पर बच्चा पूरे तरीके से एब्सोल्यूट होता है। नैतिकता का अर्थ जो है बच्चा यहाँ पर किस रूप में ग्रहण करता है, निरपेक्ष रूप से
ग्रहण करता है, उसे जैसा परिणाम मिलेगा वो किसी कार्य को सही या गलत उस आधार पर चुनेगा। दूसरा जो स्तर होता है आपका परंपरागत स्तर या कन्वेंशनल लेवल, तो इस स्तर में क्या आयु वर्ग है आपका 10 से लेकर के 13 वर्ष का। तो इस स्तर में जो बच्चे होते हैं उनको सामाजिक नियम या सांस्कृतिक नियम जो होते हैं उनका पता चल जाता है, उनको बच्चा समझने लगता है और समाज द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार है, समाज क्या कहता है, समाज में प्रचलित मान्यताएं जो हैं किसे सही कहती हैं किसे गलत कहती हैं, समाज के अपने कुछ नियम हैं, अपने कुछ कानून हैं, तो बच्चा यहाँ पर उन नियमों को उन कानूनों को समझने लगता है और उससे ये बोध हो जाता है कि समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को अगर मैं करूँगा तो मुझे सही कहा जाएगा और अगर मैं उनसे विचलन करता हूं तो मुझे गलत कहा जाएगा। तो यहाँ पर वो नैतिकता को किस रूप में अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित पाता है कि वो अगर कोई कार्य करेगा तो समाज के द्वारा उसको जो है अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा, किस तरीके से जो है उसे कहा जाएगा, तो उस आधार पर वो नैतिकता को देखता है। ये रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। यहाँ पर बच्चा समाज की जो रूढ़ियां हैं, समाज के जो बंधन हैं, जो नियम हैं, उनको समझ जाता है, उनको जान जाता है और उसे उन नियमों का बोध हो जाता है, एक उत्तरदायित्व की भावना उसके अंदर आ जाती है। तो ये परंपरागत स्तर है जहाँ पर बच्चा सामाजिक नियमों या समाज द्वारा सम्मत जो व्यवहार है उसको करके ही नैतिकता को देखता है। यहाँ पर अगला है आपका उत्तर परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो जैसे यहाँ पर बच्चा पूरी तरीके से एब्सोल्यूट था, उसे सामाजिक नियम नहीं पता थे, वो किसी काम को करता है और किसी काम को करने के बाद अगर उसकी पिटाई लग जाती है तो उसे ये लगता है कि ये काम क्या है, गलत है। और अगर किसी काम को करने पर जो है उसकी बड़ाई होती है, उसको पुरस्कार मिलता है, चॉकलेट मिलती है, तो उसे लगता है कि वो सही है। यहाँ पर वो समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको वो जानने लगता है, उस आधार पर वो नैतिकता को पाता है। अब यहाँ पर वो इस बात को समझने लगता है कि समाज में जो नियम हैं वो अधिकांश लोगों की भलाई अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बदला भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो नैतिकता है पूरे तरीके से आंतरिक रूप में क्या हो जाती है, निहित हो जाती है। यहाँ पर ये जो स्तर है आपका, ये उच्च स्तर है नैतिकता का और इस स्तर पर जो बच्चे हैं अपने द्वारा निर्धारित जो नैतिक सिद्धांत हैं उनके प्रति उनकी निष्ठा होती है, उनका वो क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं और इसके साथ साथ जो नैतिक मूल्य हैं, जो मोरल वैल्यूज होते हैं, वो वस्तुतः जो उभयनिष्ठ मानदंड होते हैं, जो अधिकार होते हैं तथा कर्तव्यों की जो पूर्ति होती है उसी में ही वो क्या होते हैं, निहित होते हैं। ये नैतिकता का क्या होता है, सर्वोच्च स्तर होता है। नैतिक आचरण पूरी तरीके से कैसा हो जाता है, आंतरिक हो जाता है, यानी कि नैतिकता को वो खुद के आधार पर क्या करने लगते हैं, परिभाषित करने लगते हैं। तो ये 3 स्तर हैं और इन 3 स्तरों में हम 2-2 स्टेजेस को पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के 6 स्टेजेस आपकी हो जाएंगे। आइए जानते हैं उन हम लोग देखते हैं पहले स्तर को पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर। तो नैतिकता के इस स्तर में हम लोगों ने जैसे जाना था कि जो नैतिकता है वो अब्सोल्यूट होती है, यानी कि नैतिकता का जो अर्थ है वो बच्चे अब्सोल्यूट रूप से या निरपेक्ष रूप से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उनके अनुसार जो नैतिकता है इस अवस्था में किसी अच्छे या बुरे काम को करने में या सही या गलत को करने में जो उनको परिणाम मिलता है उस पर आधारित होती है। तो यहाँ पर बच्चे निरपेक्ष रूप से जो है नैतिकता को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उन्हें सामाजिक नियम नहीं पता होते हैं। यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक नियम जो हैं, चाहे अच्छा बुरा हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे सही गलत हो, तो इसकी व्याख्या यहाँ पर जो है उनको जो परिणाम मिलेगा, यानी कि जो उनको दंड मिलेगा या जो पुरस्कार मिलेगा, उसके आधार पर बच्चे करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को सामाजिक नियम जो होते हैं उनका बोध नहीं होता है। तो इस प्री कन्वेंशनल
लेवल के हम लोग दो स्टेजेस को देखेंगे। पहला स्टेज है आपका दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो इस स्टेज में प्री कन्वेंशनल जो लेवल है उसकी इस स्टेज में जो बच्चे जो नैतिकता को ग्रहण करते हैं वो किस आधार पर ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर आज्ञा पालन जो होता है वो दंड और भय पर क्या होता है, केंद्रित होता है, दंड और भय पर आधारित होता है। यहाँ पर बच्चे जो बड़े व्यक्ति हैं या जो अधिकार संपन्न व्यक्ति हैं तो उनके द्वारा बच्चे को जो भी दंड दिया जाएगा उस दंड से बचने को बच्चे क्या करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। यानी कि इस स्तर पर जो बच्चे होते हैं वो जो भी सामाजिक स्वीकृत व्यवहार है तो उसके अपनाने का जो कारण होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दंड और दंड से स्वयं को बचाना। वो किसी ना किसी तरीके से उस व्यवहार को अपनाना चाहते हैं जिससे या तो उनको क्या मिले, पुरस्कार मिले या उनको दंड मिले। तो यहाँ पर वो दंड से बचने को क्या देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पर बच्चे इस बात को भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितना बड़ा उनको दंड मिल रहा है उतना बड़ा ही उन्होंने क्या किया होगा, कोई गलती की होगी। इसलिए बच्चों से जैसे कहा जाता है कि झूठ मत बोलो नहीं तो मार पड़ेगी, होमवर्क कर लो नहीं तो तुम्हें क्या मार पड़ेगी या तुमको दंड मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चे होमवर्क इसलिए करते हैं या किसी भी सामाजिक स्वीकृत व्यवहार को सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वो अपने आप को दंड से क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। उनके आज्ञा पालन का जो उद्देश्य है बस इतना ही होता है। यहाँ पर नैतिकता को वो इस रूप में ही क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जी, अगला जो स्टेज है ये भी प्री कन्वेंशनल स्टेज का ही है। कौन सा है आपका, प्री कन्वेंशनल लेवल जो है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल है और इसकी ये दो स्टेजेस हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जहां पर बच्चा दंड से बचने को प्राथमिकता देता है। अब हम लोग समझते हैं इसकी दूसरी स्टेज को यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता या वैयक्तिकता और विनिमय, यानी कि रिलेटिविस्ट इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने लाभ को वरीयता देते हैं, उनके अंदर स्वलाभ की क्या होती है, मानसिकता आ जाती है। मतलब वो उस काम को करने को प्रायोरिटी देते हैं जिससे उनका फायदा होता है। यानी कि बच्चे अपनी आवश्यकताओं को लेकर के अब सजग हो जाते हैं इस स्टेज में और वो इस बात को समझने लगते हैं कि उनका वो अधिकार जो है किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी जो है वो जुड़ा हुआ है। यानी कि वो अपने अधिकारों को अच्छे तरीके से समझने लगते हैं। वो टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा जो है आचरण करने लगते हैं। उनके साथ जैसा कोई व्यवहार करता है वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। टिट फॉर टैट की नीति जो है वो अपनाते हैं। परस्पर विनिमय यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज या इंडिविजुअल एक्सचेंज की भावना उनके अंदर क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। जैसे बच्चे कहते हैं, बच्चे से जब आप कहेंगे कि तुम मेरा ये काम कर दो, हाँ, कि तुम मेरे लिए बाजार से जो है एक नोटबुक ले आ दो, तो बच्चा आपसे क्या करेगा, जो है आपके सामने अपनी शर्त रखेगा आपकी उस बात को मानने के लिए कि मैं आपकी नोटबुक इसलिए लेने जाऊंगा, तभी लेने जाऊंगा जब आप मुझे चॉकलेट के लिए पैसे दें। अगर तुम मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं नोटबुक आपकी लेने जाऊंगा, नहीं तो मैं आपका वो काम नहीं करूंगा। समझने लगते हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी आप उनसे कहेंगे किसी काम के लिए तो वो अपनी कंडीशन आप पर अप्लाई कर देंगे कि मैं आपका काम तभी करूंगा जब इस काम के बदले आप मुझको ऐसा दें या ऐसा काम आप मेरा भी करें। जैसे आप उससे कहें कि नोटबुक जो है तुम मुझे नोटबुक दे दो, मैं तुम्हें अपनी पेंसिल दे दूंगा, या तुम मुझे चॉकलेट दे दो, मैं तुम्हें अपना बिस्किट दे दूंगा। तो यहाँ पर वो एक तरीके से क्या करते हैं, जो है एक्सचेंज करते हैं, परस्पर विनिमय की भावना उनके अंदर आ जाती है। वो किसी काम को करने के लिए अपना जो है उद्देश्य जो है उसको भी साथ में क्या कर लेते हैं,
साध लेते हैं। तो इस स्टेजेस में हम लोग क्या देखते हैं, स्वलाभ की मानसिकता आ जाती है, जैसे को तैसा व्यवहार जो है वो बच्चे के अंदर आ जाता है और परस्पर विनिमय वो करने लगते हैं। आइए जानते हैं दूसरे लेवल, दूसरे स्तर को देखते हैं, जो आपका कन्वेंशनल लेवल है। कौन सा लेवल है? कन्वेंशनल लेवल है आपका। प्रत्येक लेवल को हम लोग जानते हैं कितने स्टेजेस में बांटा गया है, 2-2 स्टेजेस में बांटा गया है। तो ये रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। 10 से लेकर के 13 आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, यहाँ पर नैतिकता को किस प्रकार देखते हैं, उनके अनुसार जो नैतिकता है वो समाज द्वारा जो स्वीकृत नियम है, समाज द्वारा स्वीकृत जो एक व्यवस्था है, समाज द्वारा जो स्वीकृत जो व्यवहार है, उनके अनुपालन में है, उनके अनुरूप कार्य करने में ही जो है वो नैतिकता निहित है। यानी कि यहाँ पर वो नैतिकता को जो है वो कैसे देखते हैं, यहाँ पर जो नैतिकता है वो अच्छे या बुरे कार्य को करने में क्या होती है, निहित होती है। बच्चा होता है वो समाज, परिवार और राष्ट्र की अपेक्षाओं को समझने लगता है, उसमें उत्तरदायित्व का बोध होने लगता है। वो ये अच्छे तरीके से समझ जाता है कि समाज के अपने कुछ नियम हैं और उन नियमों को हर किसी को मानना चाहिए। इसलिए ये रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। वो कुछ रूढ़ियों में जो है बंध जाता है। उसके अनुसार जो सामाजिक नियम हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, वो अपरिवर्तनीय हैं। उससे किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी उनसे छेड़छाड़ करता है तो समाज की अपनी जो व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। इसे हम लोग देखते हैं कि 2 स्टेजेस में क्या किया गया है, बांटा है। तो ये जो है आपका, चाहे तो आप कह सकते हैं दूसरे लेवल की पहली स्टेज है, या हम लोग कह सकते हैं, अगर स्टेज की बात करेंगे तो 2 स्टेजेस हमने पहले पढ़ ली होंगी, तो ये तीसरी स्टेज भी आप कह सकते हैं, अंतर्वैयक्तिक सौहार्द और अनुसारिता या परस्पर एक रूप अभिमुखता, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो अच्छा बनकर के क्या करना चाहता है, प्रशंसा को प्राप्त करना चाहता है। वो इस बात को अच्छे से समझता है कि जो समाज है, जो परिवार है, तो अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो लोग मेरी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, मुझे गुड बॉय और गुड गर्ल की तरह ट्रीट करेंगे और उससे जो है मेरा मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर वो अपने आप को अच्छा दिखाने का क्या करता है, प्रयास करता है और वैसा ही कार्य करता है। यानी कि उसके अनुसार जो नैतिकता है वो अच्छे या बुरे कार्यों को करने में निहित होती है। वो गुड बॉय या गुड गर्ल की तरह व्यवहार करता है। वो दूसरे की नज़र में क्या करना चाहता है, सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, एकम्प्लिश्ड होना चाहता है और उसका जो रास्ता है वो होकर के जाता है समाज द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार हैं उनके अनुपालन में। अगर मैं समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहारों का अनुपालन करूंगा, उन नियमों को मानूंगा, तो लोग मेरी बड़ाई करेंगे, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। यही उसके अनुसार जो है क्या होती है, नैतिकता होती है। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब बच्चे से ये कहा जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को या तुम्हारे टीचर्स जो हैं तुम पर बहुत गर्व करेंगे अगर तुम क्लास में क्या आए, फर्स्ट आए या तुमने अच्छे नंबर प्राप्त किए, तो यहाँ पर बच्चा जो है वो अच्छे नंबर इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को, उसके टीचर्स को उस पर क्या होगा, बहुत मान होगा, गर्व होगा, उसे वो अच्छा बालक कहेंगे। तो यहाँ पर वो अच्छे बालक या अच्छे बालिका की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, गुड बॉय की तरह जो है वो क्या करता है, यहाँ पर बिहेवियर जो है वो करता है। यहाँ पर जो बच्चा है उसके अनुसार अच्छा क्या है, उसके अनुसार अच्छा जो है वो है जो दूसरे को क्या लगे, अच्छा लगे। जिस काम को दूसरे लोग अच्छा कहेंगे वही अच्छा है। और दूसरे लोग किसको अच्छा कहेंगे, जो समाज द्वारा स्वीकृत नियम या व्यवहार है। अगर मैं वैसा काम करूंगा तो मैं अच्छा कहलाऊंगा, मुझे शाबाशी मिलेगी, है? लोग जो है, जो मुझसे जुड़े हैं, वो मुझ पर गर्व की अनुभूति तभी करेंगे जब मैं एक अच्छे बालक या अच्छे बालिका की तरह व्यवहार करूंगा। तो यहाँ पर इस स्टेज को गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन कौन से लेवल में आती है। तो हम लोग कहेंगे परंपरागत स्तर में, कन्वेंशनल लेवल में आती है।
और किस स्टेज में आती है, तो थर्ड स्टेज टोटल या दूसरे लेवल के फर्स्ट स्टेज में, इंटर पर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन में। अब इसका जो दूसरा स्टेज है आपका, या हम कह सकते हैं कि ये चौथी स्टेज है, वो है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता या अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन और अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। यहाँ पर बच्चा जो है वो इस बात को भली बात समझ जाता है कि समाज के अपने कुछ नियम हैं और उन नियमों को किसी को तोड़ना नहीं चाहिए। वो नियम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि समाज की अपनी व्यवस्था जो है वो चलती रहे। किसी को भी ये परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो उन नियमों को तोड़े। भले ही हमारी व्यक्तिगत हानि हो जाए, लेकिन हमें वो सामाजिक नियम तोड़ने नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बच्चा जो है नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े नहीं जाना चाहिए, इस बात को मानने लगता है कि सामाजिक नियम जो हैं वो अपरिवर्तनशील हैं, उन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही बनाए गए हैं। भले ही हमारा खुद का नुकसान हो जाए, लेकिन हमें वो नियम हर स्थिति में मानने ही चाहिए ताकि और लोग भी उन नियमों को मानें। जैसे रेड लाइट को हमें जंप नहीं करना चाहिए, भले ही हमें बहुत ज़रूरी कोई काम हो, भले ही हम बहुत जल्दी में हों और उस जल्दी का कारण किसी की जान पे संकट ही क्यों ना हो, लेकिन हमें रेड लाइट जो है वो जंप नहीं करना चाहिए, भले ही हमारा व्यक्तिगत नुकसान क्यों ना हो जाए। हमें उस नियम को मानना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम उस नियम को तोड़ेंगे तो हमसे जुड़े हुए जो और लोग होंगे वो भी उस नियम को तोड़ेंगे। इस तरीके से ये एक चलन बन जाएगा और सामाजिक व्यवस्था जो है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। यहाँ पर बच्चा ऐसी रूढ़ियों में बंधा हुआ है, ऐसे इस तरीके से नैतिकता को देख रहा है कि सामाजिक नियम जो हैं वो सामाजिक नियम समाज को बनाए रखने के लिए हैं और उन नियमों को मुझे मानना ही चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मेंटेनिंग क्यों है? समाज के अपने कुछ नियम हैं, सत्ता और सामाजिक नियमों का वो क्या करने लगता है, सम्मान करने लगता है। नियम नियम है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उन्हें तोड़ सकता है, और जो भी उसे तोड़ेगा उसे दंड मिलना ही चाहिए। जैसे अगर हम हिंज की स्टोरी को देखें तो इस आयु वर्ग के बच्चों से अगर पूछा जाए कि क्या हमें चोरी करना चाहिए, जैसे हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए क्या की थी, दवा विक्रेता के घर से चोरी कर ली थी। तो अगर इस स्तर के बच्चों से पूछा जाए और वो इस स्टेज पे हो, चौथी स्टेज पे हो, तो यहाँ पर बच्चों का जवाब ये होगा कि मुझे चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना गलत बात है, समाज जो है इसकी परमिशन नहीं देता है, और अगर मैं चोरी करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और उसके एवज में मुझे दंड देगी, इसलिए मुझे चोरी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामाजिक नियम बने रहने चाहिए, उनके बने रहने में ही भलाई है। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरे स्तर को और उससे जुड़ी हुई स्टेजेस को। ये नैतिकता का क्या है? तीसरा स्तर है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर, या हम इसको पश्च परंपरागत भी कहते हैं, पश्च परंपरागत भी कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये नैतिकता का क्या होता है? सर्वोच्च स्तर होता है, सबसे ऊंचा स्तर होता है। यहाँ पर जो बालक होता है उसके अनुसार जो नैतिकता है वो नैतिकता सामाजिक नियमों तक ही सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो अपने बनाए हुए जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उनके प्रति एक निष्ठा का भाव जो है वो रखता है। उसके अनुसार जो नैतिक आचरण है वो संपूर्ण रूप से क्या हो जाता है, आंतरिक नियंत्रण में हो जाता है। यानी कि उसके अनुसार जो नैतिकता है वो अंतःकरण की ओर क्या हो जाती है, दिष्ट हो जाती है। आइए हम लोग समझते हैं इसकी स्टेजेस को। तो तीसरे लेवल की पहली स्टेज, या हम इसको कह सकते हैं पांचवी स्टेज जो है वो क्या है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक नियम है या जो सामाजिक व्यवहार है, उनको बनाए रखने की अपेक्षा बालक जो है वो न्याय की बात करता है, यहाँ पर जस्टिस की बात करता है,
यहाँ पर वैलिडिटी की बात करता है, इनके महत्व पर वो क्या देता है, बल देता है। वो यहाँ पर अपने बनाए हुए जो नियम हैं, स्थापित जो नियम हैं, जो भी पहले से स्थापित या समाज द्वारा स्वीकृत जो नियम हैं, अगर उनसे अधिकांश लोगों की भलाई नहीं हो सकती है, वो लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो उन नियमों में सुधार की वो बात करता है कि नियम हमेशा सख्त ही नहीं होने चाहिए, बल्कि उनमें सुधार भी अपेक्षित होता है, और सुधार ही जो है वो हमको आगे की ओर लेकर के जाता है। तो यहाँ पर वो नियमों में सुधार की बात जो है करता है, क्योंकि वो ये मान करके चलता है कि सभी व्यक्ति जो है उनके राइट्स जो है वो क्या है, समान है। समान अधिकार होने की वजह से हर किसी को सामाजिक रूप से न्याय मिलना चाहिए, और इसलिए अगर कोई सामाजिक नियम ऐसा है जो उनके हितों की अनदेखी करता है, तो उन नियमों के टूट जाने में ही क्या है, भलाई है, उन नियमों को तोड़ सकते हैं। हाँ जी, अब सबसे ऊंचे स्टेजेस की तरफ हम लोग चलते हैं। छठा स्टेज है जो है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर जो बालक होता है वो उचित अनुचित का जो निर्णय लेता है, वो अपने द्वारा जो निर्धारित आदर्श होते हैं, अपने द्वारा जो निर्धारित सिद्धांत होते हैं, उनके द्वारा वो उचित अनुचित का निर्णय लेते हैं। यानी कि समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, नियम क्या कहते हैं, इनकी अनदेखी करके वो अपने नैतिक आदर्शों के द्वारा, अपने सिद्धांतों के द्वारा क्या करता है, जो है उचित अनुचित का निर्णय लेता है। समाज तो कहता रहेगा, समाज का काम ही है कहना। अगर तो उसके क्या हो जाते हैं, अपने आदर्श होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं, उसके अनुसार वो क्या करता है, किसी कार्य को करता है। यहाँ पर जो नैतिकता होती है वो व्यक्ति के अंतःकरण की ओर क्या हो जाती है, दृष्ट हो जाती है। पूरी तरीके से जो आंतरिकता है वो उसके अनुसार बनाए गए या उसके अनुसार जो नैतिक सिद्धांत है, जो आदर्श हैं, उसके अनुसार जो सही है वही सही है। समाज को जो कहना है वो कहने दीजिए। ये परंपरागत स्तर से आगे का स्तर है, सामाजिक नियमों से आगे का स्तर है या सर्वोच्च स्तर है। यहाँ पर वो अमूर्त तथा नैतिक बोध से युक्त नैतिक सिद्धांतों की बात जो है वो करता है। यानी कि नैतिक सिद्धांत कैसे होने चाहिए, नैतिक सिद्धांत होने चाहिए जो सार्वभौमिक हों, सार्वभौमिक हो यानी कि यूनिवर्सल हो। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन की बात जो है वो की गई है। वो सार्वभौमिक होने चाहिए, वो एक रूप होने चाहिए, सभी लोगों पर समान रूप से लागू होने चाहिए, और किसी के लिए भी उसमें भेदभाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो मानव जाति की भलाई के लिए अपने जान की बाजी तक लगा देगा, शहीद हो जाएगा। जैसे हम लोग बहुत से लोगों को देखते हैं, उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए बड़े बड़े कार्य किए। समाज को जो कहना था, जो रोक टोक लगानी थी, वो लगाता रहा, नियमों की दुहाई देता रहा, लेकिन ऐसे लोग जो थे उन नियमों को तोड़ करके आगे बढ़े और उन्होंने अपने स्थापित नियमों की बात की, और कुछ समय के बाद हम लोगों ने देखा कि समाज ने उन नियमों को मान लिया, अपना लिया। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इस स्तर पर जो लोग होते हैं, वो समाज के लिए कुछ, समाज के लिए या समाज की भलाई के लिए जो है वो क्या करते हैं, नए नियमों का सृजन करते हैं, तो उसकी भलाई तक इस स्तर तक जा सकते हैं कि वो अपने जान की बाजी भी लगा सकते हैं। जैसे सीमा पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो अपने परिवार या सामाजिक नियमों के बारे में नहीं सोचता है, वो किसी दर्द तकलीफ के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने देश के बारे में सोचता है। देश का भला जो है वो कैसा हो, अधिकांश लोगों का भला कैसा हो। अगर मेरी जान जाने से अधिकांश लोगों की भलाई हो सकती है तो मेरा मर जाना ही अच्छा है, मेरा शहीद हो जाना ही अच्छा है। तो ये नैतिकता का क्या होता है, सर्वोच्च स्तर होता है। इस स्तर पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं, ऐसा कोहल वर्ग का मानना है। इस सिद्धांत की कुछ और बातों को हम लोग अभी देखते हैं। जी आइए। जी देखिएगा,
तो इस डायग्राम से हम इनके पूरे सिद्धांत के जो स्टेजेस हैं उनको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। 3 आपकी स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, 3 आपके लेवल हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और 6 आपकी स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है? ऑर्डर, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि आज्ञा पालन जो होता है वो दंड और भय पर आधारित होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट की रणनीति अपनाता है, जैसे को तैसा। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, तो ये आपका कन्वेंशनल लेवल में आएगा। समाज द्वारा स्वीकृत जो व्यवहार हैं उनको वो अपनाएगा, और यहाँ पर वो अच्छा बालक या अच्छे बालिका की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि उससे उसको प्रशंसा मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का वो क्या करेगा? प्रयास करेगा। सामाजिक नियम बने रहने चाहिए, भले ही व्यक्तिगत हानि सहनी पड़े। फिर आपका सबसे ऊंचा स्तर है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें 5वां है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर सामाजिक नियम जो हैं वो उनमें सुधार की आवश्यकता है तो अपरिहार्य कंडीशन में उनको क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, रूल्स को तोड़ा जा सकता है। अपरिहार्य स्थिति में सामाजिक नियम लोगों की भलाई के लिए हैं। ठीक, यहाँ पर सबसे ऊंचा स्तर होता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, इसे हम लोग विवेक की अवस्था कहते हैं। नैतिकता पूरी तरीके से अंतःकरण की ओर क्या हो जाती है? दिष्ट हो जाती है, और व्यक्ति सामाजिक नियमों को दरकिनार रख करके अपने द्वारा निर्धारित जो नियम या सिद्धांत होते हैं उनको वरीयता देता है, समाज के लिए भलाई का काम करता है और अपने जान की बाजी तक लगा जाता है। यहाँ पर कोहलबर्ग ने क्या माना है अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में? नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसको सार्वभौमिक माना है। क्या माना है? यूनिवर्सल माना है। उसके अनुसार ये जो स्टेजेस हैं वो क्या हैं? यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं। हर जगह हर व्यक्ति में इसी तरीके से क्या होता है? नैतिक विकास पाया जाता है, और इसी क्रम में पाया जाता है, डेफिनेट ऑर्डर में पाया जाता है। ये एक निश्चित क्रम है, इसी क्रम में ही नैतिक विकास होता है। अब इसके दोष की बात कर लेते हैं जो पूछा भी जाता है। तो सबसे पहला दोष है कि सभी कल्चर पर इनके सिद्धांत को, सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत लागू नहीं होता है। पाश्चात्य सभ्यता या संस्कृति की बात करें तो वहां पर नैतिकता के अलग मायने हैं, और अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर नैतिक मूल्य आदर्शों की अलग बात है। दूसरा है आपका परिस्थितियों पर निर्भर। यहाँ पर नैतिक विकास का जो सिद्धांत है इनका, वो कंडीशंस पर क्या है? निर्भर है, जो एक क्या है? दोष है। ठीक, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है, कैरोल गिल्गन एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने इनके सिद्धांत की ये कहकर के आलोचना की है कि कोहलबर्ग ने सिर्फ मेल सैंपल पर ही इसका प्रयोग किया है, फीमेल सैंपल पर इसका प्रयोग नहीं किया। जबकि हम लोग ये देखते हैं कि ये माना जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा क्या होती है? कुछ कम होती है। वो किसी भी पाप को या अपराध को करने से बचती हैं। अगर हिंज की कहानी को हम पलट दें और हिंज अगर बीमार होता और उसकी पत्नी को दवाई का इंतजाम करना पड़ता तो शायद वो चोरी नहीं करती, ऐसा कैरोल गिल्गन का मानना है। तो इस तरीके से मित्रों, नैतिक विकास के सिद्धांत को, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। कैसा लगा आपको वीडियो? जरूर अपना कमेंट, वैल्यूएबल कमेंट कीजिएगा, अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।